नमस्कार, मैं हूं मधुराणा और आप देख रहे हैं मधुनामा। मधुनामा के आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं प्रशांत त्रिपाठी जी। प्रशांत जी टॉप लेवल की मीडिया संस्थानों में ना सिर्फ फील्ड रिपोर्टर रहे हैं, बल्कि न्यूज़ रूम में भी कार्य करते रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कैसे एक न्यूज़ स्क्रीन पर आने से पहले किस किस लेवल पर किस किस स्टेजेस से गुजरती है और कैसा माहौल होता है एक न्यूज़ रूम का, एक न्यूज़ संस्थान का। तो आइए मिलते हैं प्रशांत त्रिपाठी जी से। प्रशांत जी, कहाँ से आपने अपना करियर शुरू किया? देखिए, इंटर्नशिप जो है वो दैनिक जागरण गोरखपुर से मैंने शुरू किया। उसके बाद से सहारा में था, मैं न्यूज़ एक्सप्रेस में था, सूर्या समाचार में था, अभी न्यूज़ 24 में हूँ। तो कई बड़े संस्थान में मैं काम कर चुका हूँ। जी, जी। तो मेनली आप फील्ड रिपोर्टिंग करते रहे हैं या फिर डेस्क पर रहे हैं? मैंने मैक्सिमम अपने करियर का फील्ड रिपोर्टिंग में टाइम दिया है। बीट की बात करें तो क्राइम बीट पे मैक्सिमम काम किया है, पॉलिटिकल बीट पे काम किया है। पॉलिटिकल बीट पे खासतौर पे कांग्रेस को मैंने लंबे अरसे तक कवर किया है। तो पॉलिटिकल बीट में भी ऐसा रहता है कि कांग्रेस का अलग है, जी बीजेपी जी अलग जी है, बीट टीएमसी अलग है, इस तरीके से होता है? पॉलिटिकल रिपोर्टर्स जो होते हैं उनके बीट्स बटे होते हैं। कोई बीजेपी कवर करता है, कोई कांग्रेस कवर करता है, कोई टीएमसी करता है, कोई लेफ्ट करता है, कोई रीजनल पार्टीज़ 4-5 है उनको अकेले देखता है। तो वो संस्थान के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये सारी बीट्स जो है वो बटी होती हैं और मैंने कांग्रेस बीट जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक कवर किया है। और तो ऐसे ही और भी जो बीट्स रहती हैं, जैसे क्राइम है तो क्राइम में भी एरियाज वाइज होता है या क्राइम एक ही कोई देखता है, कैसे होता नहीं, है? क्राइम रिपोर्टर्स जो होते हैं डिपेंड करता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर वो उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ दिल्ली कवर करने की है, उनके जो सोर्सेज हैं वो सिर्फ दिल्ली तक हैं, उनको दिल्ली तक की ही खबरें मिल रही हैं, तो वो दिल्ली को कवर करेगा। लेकिन सीनियर जैसे होते जाएंगे, आपके स्ट्रेंथ बढ़ते जाएंगे, आपके जो संपर्क सूत्र हैं वो बढ़ते जाएंगे, तो बड़ी खबरें जहाँ पे होती हैं वहाँ पे जाके कवर करते हैं हम लोग। तो मैंने तो दिल्ली के अलावा मैक्सिमम स्टेट्स में जाके कई बड़ी खबरों को कवर किया है और कई ऐसी मेरी खबरें थी जिसको लेके संसद तक में आवाज़ गूंजी। अगर खबरों की बात करें तो एक खबर थी, मुझे याद है, सत्यमेव जयते करके एक हमने प्रोग्राम चलाया था। उसमें एक स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरी ने उस स्टिंग ऑपरेशन में ये दावा किया था कि आप सिर्फ पॉलिथीन लेके आना, पेट में 6 महीने की बच्ची है तो मैं मार दूंगी और आप उसको ले जाके ठिकाने लगा देना। क्राइम की रिपोर्टिंग करते हुए मैंने एक और दूसरी बड़ी खबर जो की थी वो बालू माफियाओं पे था। वो कैसे यमुना के किनारे खुलेआम खनन करते थे, एक जगह पे नहीं कई जगहों पे। मैंने घूम घूम के स्टिंग किया था। उसमें एक जगह तो फायरिंग तक हो गई थी मेरे पे। मैं और मेरा कैमरामैन जो है वो किसी तरह जान बचा के भागे थे। लेकिन उसी वक्त एक एसडीएम ग्रेटर नोएडा में आई थी, सॉरी, और उनका बड़ा नाम भी है। तो उस खबर के बाद से उन्होंने स्ट्रिक्टली जो है वो रैकी करवाना शुरू कर दिया था यमुना के किनारे। और उस एसडीएम महोदया ने भी उस कार्रवाई में काफ़ी नाम पाया था, काफ़ी सम्मान पाया था। स्टेट लेवल पे उनको सम्मानित भी किया गया था। तो ऐसी बहुत सारी हमने खबरें की हैं जो लोगों को अवेयर करती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं, लोगों को बताती हैं कि आपका मौलिक जो अधिकार है वो क्या है और एक सामान्य से आदमी भी उसको एक्सपोज कर सकता है। तो इस खबर से तो सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि अथॉरिटीज को भी काफी फायदा होगा। अथॉरिटीज़ को तो उनको अथॉरिटीज़ जी अथॉरिटीज़ के लोग अक्सर अभी भी संपर्क में रहते हैं। हालांकि अभी इस वक्त की हम बात करें तो मैं न्यूज़ रूम में हूँ, लेकिन क्राइम की जब मैं रिपोर्टिंग किया करता था तो बहुत सारी खबरें हैं। मतलब कुछ एक आपको खबर बताऊं कि एक शख्स की हत्या हुई थी और उसकी शादी जो है मैं 6-7 दिन पहले हुई थी। उसकी पत्नी का भी हाथ का जो मेहंदी है ठीक से उतरा भी नहीं था और उसको गोली सिर्फ इस बात की मारी गई थी कि उस आदमी ने दिल्ली के अंदर ये एक्सपोज करने की कोशिश की थी कि मादक जो द्रव्य हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह इजीली आ रहे हैं। उसके बाद से मैंने उस खबर पे काम किया। उसके बाद से पुलिस ने भी काफ़ी हेल्प किया था उस खबर में, दिल्ली पुलिस ने, और उन माफियाओं पे जो ये कारोबार कर रहे थे जी। उनको पकड़ा था। तो इस तरह के जोखिम हम लोगों की लाइफ में बहुत रहे हैं और
क्राइम की रिपोर्टिंग करते हुए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी होती है कि आप जो हैं वो समाज के लिए काम कर रहे हैं और जो बुराइयां हैं उनको एक्सपोज कर रहे हैं। वो बुराई किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि खनन का एग्जाम्पल दिया मैंने, एक बड़ी हेल्थ सेक्रेटरी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो ड्रग्स वगैरह का धंधा करते हैं उनका एग्जाम्पल दिया। तो जहाँ हथेली पे लेके क्राइम रिपोर्टर्स घूमते हैं और वो सबको अवेयर करते हैं। तो वर्तमान में अगर हम बात करें ना, तो क्राइम के जो रिपोर्टर्स हैं वो मतलब कलेजे वाले होने चाहिए। अगर उनमें उनका ये कही कि गुर्दा अगर मजबूत है तभी वो फील्ड में आए और सब कुछ एक्सपोज करें। कारण यह है कि गोली भी चल सकती है, वो फंस भी सकते हैं नेक्सस में। तो उनको जो है मतलब अगर कोई बड़े जिगरा का है ये समझिए तो वो क्राइम की रिपोर्टिंग में आए। हमने एक क्राइम रिपोर्टर हैं, शायद आप जानते भी होंगे, संतोष कुमार सरस जी। जी बिल्कुल। तो उनसे भी बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि क्राइम रिपोर्टर बनना है तो जान हथेली पर लेकर चलना है। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं वो, और एक जाबाज रिपोर्टर वो खुद भी रहे हैं। और हमने कुछ आर्टिकल्स भी उनका जो एक बड़ा मैगजीन है उसमें लिखा है, और उनके मैगजीन को आप पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह की स्टोरीज़ बहुत सारी आती रहती हैं कि किस तरह से एक्सपोज जो माफिया हुए, वो माफिया किसी भी तरह के हुए, उनको वो करते रहते हैं। तो उन्होंने सही कहा कि अगर आप क्राइम रिपोर्टिंग में आना चाहते हैं ख़ास तौर पे, तो आपके एक तो सोर्सेज अच्छे होने चाहिए ताकि आप बच के निकल जाएं, और आप में इतना बड़ा जिगरा होना चाहिए कि आप उसको एक्सपोज कर दें। आपको बहुत तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं, बहुत तरह की आपकी धमकियां भी दी जाती हैं। जैसे माफिया जो होते हैं वो पहले तो प्रलोभन देते हैं, फिर जान से मारने की धमकी देते हैं, समय आने पे अगर आप नहीं माने तो आप पे गोली भी चल सकती है। तो क्राइम रिपोर्टर्स परिवार का कैसा रहता है सपोर्ट, या उनका सोच क्या रहती है कि आप कीजिए? नहीं, देखिए परिवार तो जाहिर तौर पे अपने फैमिली को चाहेगा, अगर फैमिली मेम्बर है तो उसको सेफ रखें, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सिर्फ फैमिली के प्रति ही क्राइम रिपोर्टर की जिम्मेदारी नहीं होती है, समाज के प्रति होती है, देश के प्रति होती है। तो वो जो रिपोर्टर होता है क्राइम का, वो अपने इन सारी जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो उसको निभाता है। तो आप सिर्फ फैमिली तक उसको मत रखिए। जो क्राइम का रिपोर्टर होता है वो समाज का होता है, वो देश का। करेजियस उसको होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जिनका नाम ले रही हैं, या मैंने जो है, मेरे बहुत सारे और भी बहुत दोस्त हैं, उन्होंने एक से एक बड़े जो मामले हैं वो एक्सपोज किया है, और उससे सिर्फ शासन प्रशासन नहीं, इस देश को भी प्रॉफिट हुआ है, एक्सपोज हुए हैं नेक्सस बड़े बड़े। ऐसा भी होता है कि आपने कोई नेक्सस या कोई माफिया को आपने एक्सपोज किया, कोई क्राइम आपने एक्सपोज किया, लेकिन उस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा भी हुआ है कभी? नहीं, एक्सपोज होने के बाद से तो मीडिया का दम तो आज तक इतना रहा है कि एक्शन होना ही होना है। नहीं होगा तो फिर उसको रिपीट करके दिखाएंगे, तीसरी बार दिखाएंगे, चौथी बार दिखाएंगे। इतना हम खबर को दिखाएंगे कि जो मतलब शासन प्रशासन है, जिनको एक्शन लेना है, उनको मजबूरी बन जाए। ऐसा कहा जाता है, जैसे बॉलीवुड फिल्म्स में भी हम लोग देखते हैं कि मीडिया के ऊपर बहुत दबाव रहता है पॉलिटिशियंस का या इंडस्ट्रियलिस्ट का, और वो क्राइम छुपा दिया जाता है। ऐसा होता है? देखिए, क्राइम छुपा दिया जाता है, अगर सामने आ गया तो छुपना नहीं है, ये तो तय है। दबाव की बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी लेवल का नेक्सस हो, चाहे वो बॉलीवुड का नेक्सस हो, एडमिन का नेक्सस हो, पॉलिटिशियंस का नेक्सस हो, वो कोशिश करती है दबाएं। लेकिन मैंने जैसा कि पहले भी बताया आपसे कि क्राइम रिपोर्टर है तो उसका जिगरा इतना बड़ा अपने आप हो चुका होता है कि वो किसी से दबता नहीं, फिर वो दिखाना ही दिखाना है, वो खबर चलेगी, कुछ भी हो वो चलेगी खबर। और कौन कौन से बीट्स होते हैं, क्राइम, पॉलिटिक्स, इसके अलावा? हाँ, बीट्स बहुत सारे होते हैं। आप स्पोर्ट्स की बीट्स की बात कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी अगर आप आएंगी तो पॉलिटिक्स में अलग अलग, कांग्रेस के, बीजेपी के अलग, टीएमसी पार्टी के अलग, समाजवादी पार्टी अलग कोई करेगा, जितने बड़ी पार्टीज़ हैं उनके सब की बीट्स होते हैं। इसके अलावा इंटरटेनमेंट की बीट्स होती है, अब उसमें भी कई तरह के रिपोर्टर्स होते हैं। इंटरटेनमेंट में जो फिल्मों को प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको स्पेशली वो कवर करते हैं, कुछ हीरो हीरोइंस को कवर करते हैं, कुछ जो होते हैं। तो इस तरह के जो हैं वो बहुत सारे, मतलब आप जिस भी फील्ड में जाएंगे उस बीट का एक रिपोर्टर होता है। पॉलिटिक्स हो, इंटरटेनमेंट हो, हेल्थ बीट हो, स्पोर्ट्स बीट हो,
इन सारे बीट्स के अलग अलग रिपोर्टर्स होते हैं, और वो जो होते हैं बीट रिपोर्टर जो होते हैं उस प्रॉपर फील्ड के महारथी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्राइम मैक्सिमम टाइम मैंने कवर किया है, मैंने कांग्रेस बीट मैक्सिमम टाइम कवर किया है। तो अब इनकी अंदरूनी बातें जो आप होंगी ना, वो मुझसे पूछेंगी तो मैं शायद और ज़्यादा बेहतर बता पाऊँ और आपके दर्शकों को ज़्यादा बारीकी सी चीज़ों को बता सकूँ। बताइए क्या जानना चाहते हैं, बताएं। आप अच्छा, क्राइम आपने निर्भया केस भी कवर किया था? जी निर्भया केस उस टाइम पर क्या सब सिनेरियो था, कैसा माहौल था, पुलिस का कैसा रोल था, और सामाजिक जो एनजीओज थे उन लोगों का क्या रोल था? वो देखिए, मुझे याद है अभी भी वो 16 दिसंबर की रात थी और नाइट रिपोर्टर्स को एक क्लू मिला था कि एक लड़की और एक लड़का जो है वो घायल अवस्था में मिले हैं। लेकिन उसके जस्ट अगले दिन पूरा देश जो है उमड़ा था। उमड़ा सिर्फ इसलिए था कि जो हैवानियत जिस तरह से की गई थी और जो दरिंदगी उस बच्ची के साथ की गई थी, ये हम लोग सोचने को मजबूर हो गए थे कि क्या इस तरह की दरिंदगी भी हो सकती है। लेकिन जब रिपोर्टर्स ने तहकीकात करनी शुरू की, पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो उसके पीछे का जो हकीकत है वो जानने के बाद से पूरा देश उबल गया था। और उबला ऐसे था कि महीनों तक जो लोग हैं, देश के लोग, वो चाहते थे कि उस बच्ची को इंसाफ मिले। इसलिए कि मेरे लाइफ में अब तक मैं अगर बात करूं तो उतना गंभीर और संगीन मामला नहीं था। एक बच्ची के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया था, रॉड के साथ उसके शरीर को छत बिछत किया गया था, ये सब जब हम लोगों ने सुना था तो अंतरात्मा जो है वो कांप गई थी कि कितनी दरिंदगी कुछ लोग एक बच्ची के साथ कर सकते हैं। वो बलिया की बेसिकली लड़की है। चूँकि मैं भी देवरिया से हूँ तो मेरा तो चूँकि बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट के बगल का मामला था, तो ये सुनने के बाद से और हुआ कि अब इसमें क्या होना चाहिए, जिसके बाद से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था। जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने आके प्रदर्शन किया था, रोष व्यक्त किया था, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के नाम से एक फंड बनाया। इसके अलावा जो आज की बात करें तो जो उसके आरोपी हैं उनको उनके अंजाम तक संवैधानिक रूप से पहुंचाया जा चुका है। तो निर्भया केस जो था उसको हम लोगों ने महसूस बहुत किया था। शब्दों में शायद मैं पूरी तरह से आपको उसको नहीं बता सकता, लेकिन रोंगटे खड़ा कर देने वाला वो पूरा वाकया था। अंतर्मन का जो द्वंद्व है वो हिला के रख देने वाला वो मामला था कि दरिंदगी की इतनी ज़्यादा पराकाष्ठा क्या हो सकती है, क्या हम इंसान हैं। यहाँ तक मतलब मैं खुद सोचने को मजबूर हो गया था कि क्या ये इंसानियत के इतने खिलाफ लोग जा सकते हैं। तो उस वक्त जो है निर्भया केस ने जो दरिंदगी का ये पूरा मामला था, लेकिन जब सॉल्यूशन इसका निकला तो ये आप कह सकती हैं कि सामाजिक रूप से लोगों ने खुद को और बेहतर बनाया, खुद की सिक्योरिटी को लेके लोग और ज़्यादा जागरूक हुए। इसके अलावा अपनी बच्चियों को कैसे सिक्योर रखा जाए इसके लिए भी जागरूक किया गया। कुछ सामाजिक संस्थाएं आई। इसके अलावा जो पुलिस था, पुलिस ने भी स्कूल कॉलेज में जाके भी सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है वो बच्चियों को देनी शुरू कर दी। तो उसके बाद से जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। लेकिन उस केस ने एक नज़ीर पेश किया कि कैसे हम चाहें तो खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे अब हम चाहें तो कानूनी रूप से उन दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक बड़ा केस था जो मैंने खुद कवर किया है। अब तो आप क्राइम पर नहीं है ना? नहीं, क्राइम पर तो मैं कभी नहीं था। क्राइम बीट की रिपोर्टिंग मैंने हमेशा की है। जी मेरा मतलब वही है जी। तो अभी क्राइम बीट आप नहीं देख रहे हैं न्यूज़ में? अभी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक बोल रही हूँ? जी आप ठीक बोल रही हैं। और अभी वर्तमान में मैं न्यूज़ रूम में हूँ। जो बड़ी खबरें आती हैं उनकी क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए वो मैं तय करता हूँ। मतलब आप जैसे एक न्यूज़पेपर में एडिटर्स छांटते हैं कि हाँ ये न्यूज़ जानी चाहिए, ये फ्रंट पर जाए, ये सेकंड पेज पे, तो ऐसा अब आपका वो कह सकती हैं आप। असाइनमेंट पे सीनियर हूँ। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाइए। देखिए, न्यूज़ रूम के अंदर जब आप आएंगे तो बिल्कुल अलग माहौल होता है। जैसे मैंने अब तक जो आपको बताया है वो न्यूज़ रूम के बाहर की बातें बताई हैं कि किस तरह से एक रिपोर्टर पूरा काम करता है। अभी मैं चूँकि न्यूज़ रूम के अंदर हूँ और असाइनमेंट पे हूँ।
न्यूज़ रूम को पूरा एक बार आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा। न्यूज़ रूम की बात ये होती है कि एक रिपोर्टर खबर देता है, खबर जो है वो असाइनमेंट पे आता है, जहाँ पे अभी वर्तमान में मैं हूँ। असाइनमेंट जो है वो खबरों को जांच पड़ताल करने के बाद से वो आगे बढ़ाता है, आउटपुट के पास जाता है। आउटपुट जो है उन खबरों को किस तरह से पेश करना है ये निर्धारित करने के बाद से वो ऑन एयर के लिए भेजता है, और उसके बाद से पीसीआर के थ्रू वो खबरें अपलिंक और होती हैं, फिर डाउन लिंक होकर आपके टीवी स्क्रीन पे आती हैं। तो ये जो है वो पूरा एक इस बीच में प्रोसेस जो है। एडिटिंग वगैरह होती है वो कौन से स्टेप पर होती है? वो डिपेंड करता है कि उस खबर को जो सीनियर है आउटपुट का, वो किस लेवल पे चलाना चाहता है। कई खबरों को ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा वक्त दिया जाता है, उसके लिए एडिटर्स पहले उनकी बाइटें एडिट करवाता है, कुछ विजुअल्स एडिट करवाता है, ठीक है ना। उसके बाद से उसको लगता है कि इस पर प्रोग्रामिंग होना चाहिए, तो डिबेट्स के लिए उसके जो रिलेटेड उससे एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनसे बातचीत होती है। तो ये खबरों की का जो सारगर्भिता है वो किस स्तर की है, वो आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट के साथ डिस्कशन करने के बाद से, उसके बाद से वो तय की जाती है। अभी वर्तमान में अगर मैं अपने रोल की बात करूं तो मैं एक सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पे काम करता हूं, और मेरी जिम्मेदारी ये होती है कि खबरों को एक नज़र में परखा जाए कि वो खबर कितनी बड़ी है। अगर वो खबर बहुत बड़ी है तो तुरंत आउटपुट के पास जाके बोल के बता के, या ऑक्टोपस में खबर ऑन-एयर फ्लैश करके बताया जाता है कि ये खबर एक बड़ी आ गई है, इस पे हमें तुरंत। एक मिनट, किस पर फ्लैश? ऑक्टोपस एक सॉफ्टवेयर है, वो मैक्सिमम इनबिल्ट किए जाते हैं सिस्टम में। सिस्टम मतलब आप उसको कंप्यूटर बोल सकते हैं, ठीक ना। उस सिस्टम में इनबिल्ट किया जाता है, और असाइनमेंट के पास अधिकार होता है कि उसमें खबरों को फ्लैश करे। आउटपुट का जो पोर्शन है उनके पास होता है कि उन खबरों को देख सकें। उसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप सामने आने पे ही ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, तो ऐसा इनबिल्ड उसको करके सर्वर के थ्रू कनेक्ट किया गया रहता है। खबरों को हम फ्लैश करते हैं ऑक्टोपस पे हम जैसे ही फ्लैश करते हैं वो आउटपुट के पास जाता है। खबर अगर बहुत बड़ी है तो हम लोग तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हैं, हम लोग कहते हैं एक्शन मोड में आ गए। एक्शन मोड में आने के बाद से तुरंत आउटपुट से हम डिस्कशन करते हैं कि ये खबर बड़ी हो गई है, इसको तुरंत चलाया जाए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नीचे उसको टिकर बोला जाता है, टिकर पे खबरें चलनी शुरू हो जाती हैं, ब्रेकिंग टिकर पे नीचे खबर। कुछ ही देर में उस खबर का विजुअल जो है वो एडिट हो जाता है, उससे रिलेटेड बाइट जो है वो एडिट हो जाता है, उसको हम लोग फ्लैश कर देते हैं, विजुअल के साथ फ्लैश करते हैं, बाइट के साथ फ्लैश करते हैं। खबर बहुत बड़ी है तो तुरंत जो रिपोर्टर होता है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं पीसीआर के थ्रू। एंकर जो होता है वो बैठा होता है स्टूडियो में, और वो सीधे रिपोर्टर के पास चला जाता है, वो रिपोर्टर से सवाल पूछता है उससे रिलेटेड। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं उस खबर से संबंधित जो भी एक्सपर्ट्स हों उनको तुरंत पीसीआर से कनेक्ट करें, ताकि उस खबर के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है वो हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। तो खबर पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या प्रायोरिटीज़ तुरंत तय की जाए। इतना सब कुछ वहाँ पर होता है न्यूज़ रूम में, क्या इसीलिए बोला जाता है कि इट्स अ मैड हाउस? नहीं, मैड हाउस तो खैर आप लोगों की नज़र में हो सकता है वो सब, लेकिन हम लोगों के लिए है कि खबर अगर बड़ी आई तो उस खबर पे एक्टिव सिर्फ असाइनमेंट नहीं होता है। असाइनमेंट का जो सीनियर पोर्सन बैठा होता है, जैसे मैं बैठा रहता हूँ, अपने जूनियर्स को इंस्ट्रक्शन तुरंत देना शुरू कर देता हूँ। मेरे जो बॉसेस होते हैं, चाहे वो इनपुट हेड हुए या चैनल हेड हुए, वो तुरंत असाइनमेंट पे आ जाते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तुरंत वो लोग डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा गहमा गहमी तो होती है, और इतनी होती है कि मतलब क्या बोले हम, हाइपर हो जाते होंगे, मुझे तो हाइपर लग रहा है सब इतना होते हैं उस वक्त। उस समय हाइपर सब होते हैं, फटाफट खबर को चलाने की मतलब कितना हाइपर हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि सुनने को भी मिलता है। क्या सुनने को मिलता है? गाली? नहीं, गाली तो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन बॉसेस जो होते हैं वो जो भी उस वक्त की जो उनकी शब्दावली जो भी उनके अंदर से निकले वो निकलती है। तो आप उसको जो भी नाम देना चाहें, वो गाली भी दे दें आप नाम, या जो भी चाहें आप कह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाइपर का मोड रहता है, और चैनल में एक शिफ्ट मतलब 8 घंटे के अंदर ऐसा 3 से 4 बार
मतलब टाइम आता है, 3 से 4 बार मिनिमम आता है। वो 8 घंटे की शिफ्ट में 3-4 बार ऐसा हो जाता है, मिनिमम 4 बड़ी मतलब हर खबरें 2 घंटे में। होता है होता है। बॉसेस जो है वो आगे तुरंत खड़े होते हैं सर के पास, तो वो एक अलग प्रेशर है। बाकी अदर स्क्रीन्स हम लोगों के सामने जो अदर चैनल्स के लगे होते हैं उनसे कंपटीशन लेना एक अलग मतलब टफ जॉब होता है। उनसे अलग हम क्या दे सकते हैं? हाँ, अलग क्या हम दे सकते हैं, हम उस खबर को किस वे में लेके आगे तुरंत बढ़ें, क्योंकि सीनियर्स तुरंत खड़े हो जाते हैं, चाहे वो इनपुट हेड हों हमारे, चाहे वो चैनल हेड हों, तुरंत उनके भी डायरेक्शंस मिलने शुरू हो जाते हैं। और डायरेक्शंस ये कि ये तुरंत कर दो, मतलब तुरंत कर दो, मतलब वो करना ही करना है। उसके अलावा आउटपुट ने तुरंत उसको कैसे चलाया है, इस पे भी नज़र होती है। तो बड़ी खबरों पे आप कह सकते हैं कि जो न्यूज़ रूम है वो मैड हाउस तो बनता है। अच्छा, तो जैसे जो सीनियर एंकर्स हैं या न्यूज़ प्रेजेंटर्स जो हम जिनको भी अलग अलग चैनल्स के अलग अलग हैं, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन हम जिनको देखते हैं तो वो सारी स्क्रिप्ट जो बोल रहे होते हैं, जो भी वो प्रेजेंट करते हैं स्क्रीन पर, वो उनकी खुद की लिखी होती है या कोई और उनको लिख करके देता है, उनका खुद का रिसर्च होता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। एंकर जो होता है, कुछ एंकर्स होते हैं जो खुद से सवाल पूछते हैं, लेकिन वो 2% 4% मैक्सिमम या 5%, ये वो एंकर होते हैं जो रिपोर्टर से एंकर बने होते हैं। तो उनके दिमाग में चीज़ें चूँकि क्लियर रहती हैं, वो एंकरिंग के साथ साथ फील्ड में जाते रहते हैं, तो वो 2-4-5% जो होता है। लेकिन जो मेन स्टूडियो में एंकर्स होते हैं उनके सामने टीपी चलता है, टेलीप्रॉम्प्टर चलता है, और उसको देख के वो बोलते हैं, और उस टेलीप्रॉम्प्टर पे ही जो उनका प्रोड्यूसर होता है उस प्रोग्राम का, वो उनको गाइडेंस देता है। इसके अलावा वर्बली अगर कुछ कहना होता है तो पीसीआर में जाके उनका प्रोड्यूसर जो है वो बैठ जाता है और डायरेक्शन वहीं से दे देता है माइक के थ्रू और उनके ईयरपोड्स पे रहता। जी, उसके थ्रू। तो वो एंकर जो है उस सवालों को पूछते हैं, उन खबरों को पढ़ते हैं जो उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे चल रहा होता है। तो जैसे गेस्ट हैं 3-4, हम देखते हैं गेस्ट आते हैं स्टूडियो में, तो एंकर को उस टाइम पर प्रोड्यूसर भी गाइड कर रहे होते हैं कि अब आप ये क्वेश्चन इनसे पूछ लीजिए। जी बिल्कुल उससे रिलेटेड। इसके अलावा एंकर्स जो होते हैं अपने प्रोग्राम के लिए स्टडी भी करते हैं। उनका जो प्रॉपर प्रोग्राम दिया जाता है उसकी वो खुद स्टडी करते हैं, उसकी तैयारी करके वो जाके स्टूडियो में बैठते हैं, और उनका जो मतलब अभी 5 लोगों से बात करने में हो सकता है कि कोई सवाल उनकी माइंड से मिस कर जाए, तो उनका प्रोड्यूसर जो है वो बैठा होता है, वो पीसीआर से डायरेक्शन देता है, ईपी के थ्रू वो सुन लेते हैं, और फिर उनको लगता है ना कि ये जो सवाल है वो छूट रहा है, ये अभी पूछ लेना चाहिए उनसे संबंधित सवाल। कुछ एंकर्स बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, तो वो भी मतलब पीछे से उनको कोई डायरेक्ट कर रहा होता है कि आप चिल्लाओ, अब और चिल्लाओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनके बाई नेचर होता है, बाई नेचर होता है कुछ लोगों का। ये होता ही है कि कई बार ना जो गेस्ट आया होता है वो गेस्ट भी हाइपर हो जाता है। अब जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का शख्स बैठा हुआ है और उसको लगा कि मेरी पार्टी के बारे में कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, वो हाइपर होके उसने हाइपर जवाब दिया। तो एंकर भी ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन नेचर है, तो वो जो एंकर है वो भी थोड़ा बहुत एग्रेशन में तो आ ही जाता है। तो वो एग्रेशन स्क्रीन पे आता है तो दर्शकों को लगता है कि सब कुछ सही नहीं है। जब प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाता है तो जितने गेस्ट होते हैं वो स्क्रीन पे आपको भले ही मतलब झगड़ा करते हुए दिखे, एक दूसरे पे कटाक्ष करते हुए दिखे, लेकिन सब लोग एक साथ बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, हंसी मजाक 5-10 मिनट करते हैं, फिर वो स्टूडियो से जाते हैं। हाइपर होने के बाद फिर कॉफ़ी पीते हैं? हाइपर होने मतलब बीपी हाई हो जाता होगा, तो कॉफ़ी पे पी के तो और बीपी हाई हो जाएगा। तो मेरी तो सलाह ये है कि कॉफ़ी ना पिए। नहीं वो देखिए, नींबू पानी पीना चाहिए उसके बाद। तो अब ये तो डिपेंड करता है कि उनकी चॉइस क्या है, नींबू पानी पीने की नहीं, इतना हाइपर हो जाते ना, मैं तो हेल्थ वाइज एक एडवाइस कर रही हूँ कि नींबू पानी पीना चाहिए। ऐसे में तो इतना हाइपर हो जाते हैं वो लोग। तो ये गेस्ट कोऑर्डिनेशन भी एक अलग डिपार्टमेंट रहता होगा न्यूज़ में? बिल्कुल। तो गेस्ट कोऑर्डिनेट कैसे किए जाते हैं? गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स रखे जाते हैं जिनका काम होता है कि प्रवक्ताओं को स्क्रीन पे लाना, और वो प्रॉपर पार्टी में जो मीडिया देखने वाले लोग होते हैं उनसे डायरेक्ट संपर्क करते हैं और अपना टॉपिक बताते हैं कि ये टॉपिक है। जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर होता है
वो टॉपिक बताता है और जो गेस्ट आता है वो भी एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक पे करना है डिबेट तो उसके लिए वो अलग आपको देंगे गेस्ट। आपको अगर प्योर किसी खास पार्टी से रिलेटेड करना है तो उसके जो विशेषज्ञ जानकार होंगे उससे रिलेटेड गेस्ट दिए जाते हैं। तो गेस्ट कोऑर्डिनेटर सीधे मीडिया सेंटर्स जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के वहाँ पे संपर्क करता है, उससे रिलेटेड वो गेस्ट वो लोग देते हैं। तो गेस्ट कोऑर्डिनेटर अपने से डिसाइड करता है कि मैं इनको बुला लेता हूँ, या उनको भी आगे से मतलब सीनियर से डायरेक्शन होता है? मैक्सिमम होता यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार देती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एडिटर को लग गया, डिप्टी एडिटर को लग गया कि ये जो गेस्ट है वो हर टॉपिक पे बहुत अच्छा बोलते हैं, तो वो सीधे कह देते हैं गेस्ट कोऑर्डिनेटर को कि इनको बुला लीजिए इस संदर्भ में और इस पे इनसे हम बातचीत करेंगे। तो दोनों तरह से होता है, डिपेंड्स नान की जो सब्जेक्ट है वो क्या है और उस सब्जेक्ट पे जो सामने वाला आदमी है वो कितनी प्रखरता से अपनी बातों को रख सकता है। तो ये दोनों बातें डिपेंड करती हैं। तो जो गेस्ट आते हैं तो वो पेड होते हैं या उनको कुछ मतलब पे भी किया जाता है? जी कुछ पैसे दिए जाते हैं जाहिर तौर पे। इतना कुछ टाइम लोग दे रहे हैं अपना, तो जी टाइम देते हैं तो कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, और क्या पैसे दिए जाते हैं वो नहीं बताऊंगा इसलिए कि हर संस्थान का अपना अपना एक निजी मामला होता है। और तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रवक्ता आते हैं उनको दिए जाते हैं? नहीं, वो जो विश्लेषक रहते हैं, विश्लेषक वगैरह पॉलिटिकल एनालिसिस्ट के तौर पे आते हैं वो मैक्सिमम, या कुछ जो पत्रकार के तौर पे आते हैं गेस्ट के तौर पे उनको भी पैसे दिए जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रवक्ता आते हैं वो पैसे नहीं लेते जी। तो आप कांग्रेस बीट करते रहे हैं बहुत टाइम हाँ, मैंने काफ़ी देर जी। तो जैसे अगर आपको राहुल गांधी जी का इंटरव्यू करना है, सोनिया गांधी जी का करना है, या जिसका भी करना है, मान लीजिए राहुल का, तो आप उनको बोलते हैं मुझे इंटरव्यू करना है राहुल गांधी जी को, तो टाइम मिल जाता है तुरंत ही? कैसे होता है आपका, क्या एक्सपीरियंस है वो बताइए। देखिए मैंने तो खैर अभी तक राहुल गांधी या सोनिया या प्रियंका गांधी का इंटरव्यू नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो करते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दावे करते हैं, करते नहीं। अब जैसे मैं एक पुराने संस्था की बात बता रहा हूँ आपसे कि एक सज्जन ने एज ए पॉलिटिकल एडिटर मेरे उस पुराने संस्थान में ज्वाइन किया जी। उन्होंने मालिक से दावा ये किया था कि जो टॉप 3 हैं कांग्रेस के, टॉप 3 तो जाहिर तौर पे सोनिया, प्रियंका और राहुल ही हैं और कोई है नहीं, उनको लाइनअप करके इंटरव्यू करूंगा। तो अब उसके लिए वो क्या करते थे कि राहुल गांधी के घर पे जाते थे, उन्होंने 20-25 लेटर्स बना रखे थे, एक लेटर डेली उसमें डालते थे, चले आते थे, डालते थे, चले आते थे। लेटर डालते थे? लेटर ये होता था कि मान्यवर सांसद जी, मैं ये नाम है मेरा और मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। और कई लोग तो ये बातें भी लिख देते हैं कि अगर आपने इंटरव्यू नहीं दिया तो मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। इस टाइप के लोग भी होते हैं, मतलब हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। तो उस वाले संस्थान में वो भी सज्जन होते थे। कारण ये था कि जब वो आए थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना ओहरा मेरे सामने पेश किया, और मैं ये सोचने को मजबूर होता था कि यार जो ये ओहरा बता रहे हैं अपना, उनको उस स्ट्रक्चर में कभी मैंने देखा नहीं है, क्योंकि आप खुद कांग्रेस बीट करते रहे हैं। तो मैंने कभी देखा नहीं है ये इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं, और मुझसे भी कर रहे हैं। और उस समय जो हमारे चेयरमैन थे उनसे भी वो बड़ी बड़ी बातें करते थे। एक बार एक ही यूनिट मिली, उस यूनिट में 2 रिपोर्टर थे, एक मैं था, एक वो थे सज्जन। वो गए तो बोले कि चलना जरा आते हैं। फिर राहुल के घर पे ले गए और एक लेटर उन्होंने निकाला, फोल्ड किया, इन्वेलप में डाला, ले जाके छोड़ने जा रहे थे। उन्होंने अपना वो जो इन्वेलप बाकी लेटर्स थे वो बाहर ही रख दिया, मैंने निकाल के पढ़ लिया उससे। तो मुझे बहुत हंसी आई कि ऐसे भी लोग होते हैं। फाइनली उनको राहुल जी का इंटरव्यू नहीं मिला। उनका कोई परिचय नहीं था, उनका कांग्रेस से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। उन्होंने एक ओहरा अपना मात्र बना रखा था, उस ओहरे को वो जबरदस्ती लोगों को दिखाते थे। तो ये कह सकती हैं आपकी वो फेंकू टाइप के थे और बहुत फेंकते थे। बाकी उनका जो पोल है 1-1.5-2 महीने में खुल गया। तो चेयरमैन साहब ने भी कहा कि भाई इतना मतलब फाल्स क्यों आपने बोला, तो बेचारे शर्मा की नौकरी छोड़ के चले गए। तो
ऐसे भी लोग होते हैं मीडिया में जो फेंकते हैं ज़्यादा। आजकल बहुत सारे बच्चे मास कॉम कर रहे हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं। शुरुआत इंटर्नशिप से होती है, तो ज़रा इस पर आप रोशनी डालिए। इंटर्नशिप कितने टाइम तक उनको करनी चाहिए, कैसी संस्था में करनी चाहिए? देखिए, पत्रकार जो होता है ना, वो किसी भी इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की पढ़ाई करके थोड़ा बहुत निखर सकता है, लेकिन पत्रकार जो होता है वो जन्मजात होता है। तो पत्रकारिता का कोर्स है वो आपको निखारने के लिए है। अगर आप में पैशन है तो जर्नलिज्म में आइए। बाकी आपने ये पूछा कि इंटर्नशिप कितने दिन का होता है, तो इंटर्नशिप जो है वो मिनिमम 1.5 महीने से लेके आप चाहें तो 6 महीने तक कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप अपने को रमा कब तक मान सक रहे हैं, ठीक है ना। बाकी इंटर्नशिप के अलावा अब आप आगे बढ़ेंगे तो जर्नलिज्म में इस समय काफ़ी ये कह सकती हैं कि स्ट्रगल है। स्ट्रगल इसलिए है कि पहले के लोग ही जमे हैं, बहुत सारे लोग, नए संस्थान अच्छी क्वालिटी के आ नहीं रहे हैं। तो पहले के लोग ही जो हैं वो जगहों को रिक्त नहीं कर पा रहे हैं कि और ज़्यादा जगह बन पाए। तो टीवी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो टीवी इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है। चैनल्स खुल भी रहे हैं, चूँकि टीवी का जो माध्यम है वो इतना ज़्यादा खर्चीला है कि आप ये कह सकते हैं कि हाथी पालने के समान है। तो सब लोग चला भी नहीं पा रहे हैं वो। तो टीवी में जो कैरियर है इस समय बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो बहुत हाई लेवल पे हैं, अच्छी सैलरी पाते हैं, अच्छे से अपने फैमिली को सब कुछ कर पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन तो जर्नलिज्म में आ करके क्या अपने फैमिली को पाला जा सकता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल पाला जा सकता है, लेकिन वर्तमान परिवेश जो मैंने बताया कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और उस भीड़ में आपको स्ट्रगल बहुत करना है, जॉब की खुद को गारंटी प्रूफ नहीं है। करने के लिए, खुद को प्रूफ करने के लिए टीवी माध्यम की मैं बात बता रहा हूँ आपसे। बाकी इस समय सोशल मीडिया का ऐसा जमाना छा गया है कि लोग उस पर सर्वाइव अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से पैसे भी कमा रहे हैं। तो अब डिपेंड करता है कि वो किस माध्यम को चुनते हैं, क्योंकि माध्यम एक तो है नहीं। आप अखबार में जा सकते हैं, आप मैगजीन में जा सकते हैं, आप रेडियो में जा सकते हैं, आप टीवी में जा सकते हैं। वर्तमान में सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रह के अगर आपके अंदर खुद को डेवलप कर सकते हैं, आप कंटेंट देने की आप में क्षमता है, तो आप बेहतर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं टीवी की पर्सनल बात कर रहा हूँ कि टीवी में भीड़ बहुत ज़्यादा है। टीवी में चूँकि चीज़ें बहुत सुंदर दिखती हैं तो भीड़ भी ज़्यादा है, और उसमें स्ट्रगल करके मुकाम बनाना, एक मुकाम बना रहे हैं आज भी लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मुकाम नहीं बना पा रहा है, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। एक टाइम था जब हम न्यूज़ के लिए अखबार के ऊपर डिपेंड थे, फिर अखबार का थोड़ा कम हुआ वर्चस्व और टीवी ने वहाँ पर छा गया। अब टीवी भी धीरे धीरे कम हुआ है, टीवी रेडियो दोनों ही जी जी। और अभी सोशल मीडिया चल रहा है। तो क्या आपको लग रहा है क्या हो रहा मतलब है? टीवी खत्म नहीं हुआ है, ये मत कहिए टीवी है अभी और रहेगा भी। लेकिन आपने ये सवाल बहुत सही किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उतन मार्तंड के समय से शुरू हुआ जो अखबार है आज भी है, प्रासंगिक है, और चाय के साथ जो भी पढ़े लिखे लोग हैं आज भी अखबार ही पढ़ना पसंद करते हैं। टाइम आपके पास है तो मैगजीन भी आप पढ़ सकती हैं, क्योंकि खबरों को डीपली अगर पढ़ना हो तो मैगजीन्स में उसकी कवर स्टोरी आप पढ़ें किसी भी बड़े टॉपिक पे तो बहुत ही रिसर्च करके लिखा गया होता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। ख़त्म तो कुछ भी नहीं होता है, रेडियो आज भी हैं, बहुत सारे संस्थान जो चल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई गुरेज नहीं मुझे कहने में कि जो पीक होता है वो अभी अखबार का ख़त्म हो चुका है, रेडियो का ख़त्म हो चुका है, टीवी का भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। पीक, ये शब्द मैं कह सकता हूँ, पीक ख़त्म हो रहा है, लेकिन प्रासंगिकता नहीं ख़त्म हो रही है। हाँ, सोशल मीडिया इस समय धीरे धीरे बूम कर रहा है और वो पीक की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो समय होता है सबका निर्धारित, और उस समय को आगे लेके सब बढ़ते हैं। टीवी भी अपने इस मुकाम तक आया है, सोशल मीडिया भी एक मुकाम तक जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा कोई नहीं जानता। रेडियो के बाद से टीवी आएगा, कोई नहीं जानता था। टीवी के बाद से सोशल मीडिया आएगा, कोई नहीं जानता था। अब सोशल मीडिया के बाद क्या होगा, लेकिन बदलाव प्रकृति का नियम है और हो के रहेगा। इन्फॉर्मेशन पाने की अब बहुत सारे हमारे पास विकल्प आ चुके हैं। जी जी। और जो इजी है वो
उसको लोग ज़्यादा Easy अच्छे से और ग्रैब हाँ, करें, वो जी, है जी, सोशल मीडिया जिसको इजीली लोग ग्रैब बिल्कुल करें। बिल्कुल। बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी हैं, हमारे दर्शकों को दी हैं। एक सवाल बहुत देर से अभी तो नहीं, मतलब बहुत टाइम से मेरे दिमाग में है। मैं अक्सर सोशल मीडिया में और कुछ न्यूज़ चैनल्स पर भी सुनती हूँ उनके कि मीडिया पर, खास करके जो न्यूज़ मीडिया है उस पर बहुत दबाव है और वो खुल करके सामने नहीं आ पा रहे हैं। सरकार का दबाव रहता है। ऐसा है क्या कि आप लोग कोई न्यूज़ अच्छे से नहीं ला पा रहे हैं? वो सज्जन कौन है जिन पे दबाव है और उनकी बातें नहीं आ रही हैं? 2-4 नाम उनको बता तो दीजिए। सब जानते हैं। नाम बताइए ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ऐसा क्या दबाव है कि मतलब वो बातें नहीं कह पा रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन रवीश जी को तो सभी जानते हैं और रवीश वो कुमार की अब बात कर रहे हमेशा, हैं। हाँ, हाँ, वो और उनका इनके अलावा और कोई उन्हीं के बिरादरी के बाकी सब लोग जो हैं, वो उनकी सबका बिरादरी के बाद के हमेशा यही उनका एक दर्द है कि ध्रुव राठी हैं, ये सब लोग यही बोलते हैं, इतने बड़े बड़े अच्छा, यूट्यूबर्स मुझे हैं। एक छोटी सी बात बताइए। कहीं न कहीं प्लेटफॉर्म उनको तो मिला हुआ है जिससे वो बातें अपनी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जी, चाहे वो सोशल मैं मीडिया, उनकी बात सुनती हूँ, जैसे बिल्कुल। आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा रही हैं, उनको भी स्पेस मिला हुआ है। जी, वो जो बातें कहते हैं, खुल के कहते हैं, उनके जो व्यूवर्स हैं उनको पसंद करते हैं, बातें कहते हैं ना वो। जी। तो अगर उन पे दबाव होता तो उनके वीडियोस क्या आपको लगता है कि अपलोड होते रहते और उनके दर्शक उनको देखते रहते? आपको लगता है? आपके सामने आते हैं ना वो, जो भी आपने नाम लिया। जी, देखिए, कोई किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। आप पत्रकार हैं तो आपको कोई दबा नहीं सकता है। आप अपनी बात बड़ी प्रखरता से रखेंगे और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है इस पूरे देश में जो एक दूसरे की बात दबा ले। सरकार तो छोड़ दीजिए, माध्यम हमेशा अपनी बातों को कहने का रहा है, चाहे वो अखबार रहा हो जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, या इस समय जो कथित लोग हैं बताते हैं वो कह तो वो भी रहे हैं इस देश में, लोग उनको भी सुन रहे आप हैं। मानते हैं कि संविधान आज भी सबसे ऊपर है? सबसे ऊपर है, कोई उसको नहीं बदल सकता। धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है जो बदल दे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। बातें लोग बड़ी बड़ी करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, वो पहले भी लगते थे, आज भी लग रहे हैं। उन आरोप प्रत्यारोप में कोई दम नहीं। अगर आपके अंदर पत्रकारिता बची हुई है और आप सच्चे पत्रकार हैं और वास्तव में सही इंफॉर्मेशन दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप अपनी बात कह रहे हैं और कहेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। और आपने चूंकि आखिरी सवाल किया था तो मुझे यहाँ के बहुत वाकई अच्छा लगा। मुझे लगा कि आप शायद कुछ कटाक्ष पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह को लेके करवाएंगी, लेकिन आप उन सब चीज़ों से दूर रहीं। मुझे लगा कि आप न्यूज़ रूम की कुछ ऐसे सवाल करेंगी जो शायद होता नहीं है, उनसे आपने नहीं किया। वो आपने जो सवाल किया वो इंफॉर्मेशन बेस्ड था। जो नए लड़के हैं उनको मार्गदर्शन मिलेगा और जो दर्शक हैं आपके मधुनामा के, वो न्यूज़ रूम के बारे में, रिपोर्टर के बारे में अच्छे से जानेंगे। ये मुझे बता के वाकई अच्छा लगा कि सच में जो न्यूज़ की क्वालिटी है लोग जाने, रिपोर्टर कैसे खबरें देता है, स्टूडियो में कैसे स्टूडियो के अंदर की बातें होती हैं, वो सब लोग जाने। क्योंकि मीडिया वाले भी फैमिली वाले होते हैं, आम लोगों की तरह होते हैं, कितना मेहनत करते हैं। अगर आम लोग इस बात को जाने और आपके माध्यम से, आपके मधुनामा के माध्यम से जान रहे हैं तो इसके लिए आपको शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। आप यहाँ पर आए, मधुनामा में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है। बहुत सारी चीज़ों से मिथ जो थे उनको आपने दूर किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।